नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश आईपीओ स्पेशल में। मैं हूं विवेक मित्तल। आज हमारे साथ एक खास कंपनी जिसका आईपीओ आ रहा है, उसके टॉप मैनेजमेंट जुड़े हैं हमारे साथ। दिवगी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स के एमडी जुड़े हैं मिस्टर जितेंद्र दिवगी, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हिरेन दिवगी, जो कि होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के। सर, जितेंद्र सर, हिरेन सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, एंड थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम सर। थैंक यू। धन्यवाद विवेक इस अवसर के लिए। थैंक यू सर। जितेंद्र सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि ये जो आईपीओ है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पोर्शन आप फ्रेश इक्विटी का यूज कर रहे हैं, कुछ पोर्शन आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट कर रहे हैं, कुछ प्रमोटर्स का भी एग्जिट हो रहा है। तो सर, इसमें ओवरऑल शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर पोस्ट आईपीओ का हमें बताएं, किस तरह का रहेगा? मैं एक इंटरजेक्शन करना चाहूंगा विवेक जी। प्रमोटर्स हमारा शेयर डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। ओके। कई थोड़े पैसिव हमारे फैमिली जो शेयर होल्डर्स है दैट आर पार्ट ऑफ द नॉन प्रमोटर ग्रुप, वो कर रहे हैं। तो मैं आश्वासन देना चाहूंगा कि प्रमोटर्स are committed to the long term value of the company and we are not dilute नहीं कर रहे हैं। तो could you just repeat that question? Sorry. Sir, like what would be the capital structure post this exit of the big investors? हाँ, तो पोस्ट लिस्टिंग the promoter group का जो structure है will be 60% plus and हमारे जो existing incumbents जो हैं shareholders to the extent of about roughly 50% वो dilute, they will continue to have holding. So the rest of course will be new shareholders that will join us come aboard इस लिस्टिंग के बाद। जी हिरेन सर, सर जिस तरह से स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आप भी देख रहे होंगे सर, बिकॉज यू आर गोइंग फॉर द लिस्टिंग। सर, स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वीक सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा है। तो सर, आपने सोचा था कि ये एक राइट टाइम है अपने आईपीओ के लिए, या कुछ जो आपके बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से कुछ प्रेशर था कि ये आईपीओ इस समय पर लेकर आ रहे हैं? नहीं, मार्केट तो उतार चढ़ाव होता ही रहता है, उसका भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है। लेकिन हमें लगता है कि जिन कंपनी की स्टोरी लाइन और बिजनेस स्ट्रांग है, इन्वेस्टिंग कम्युनिटी इन्वेस्ट करती ही रहेगी। एज जितेन ने मेंशन किया है, आपने भी मेंशन किया है, काफी बहुत हम प्राइमरी भी रेज कर रहे हैं जो हमारे कस्टमर के बड़े प्रोग्राम्स से जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट है। और एट द एंड ऑफ द डे हम मुझे लगता है जो हमारे साथ पहले जुड़े थे दोनों इन्वेस्टर्स, उनको हम अच्छी वैल्यू दे रहे हैं थ्रू दिस आईपीओ। वो भी खुश हैं, तो इट मीट्स ऑल पर्पसेस। जी हिरेन सर, थोड़ा सा अपनी कंपनी के बिजनेस के बारे में बताएं, बिकॉज आई जस्ट रीडिंग कि यू हैव 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, एंड 1 more is coming. So how will you utilize this fund, आईपीओ प्रोसीड जो कि आपकी फ्रेश इक्विटी से आ रहा है सर, उसको कहां पर यूज करने वाले हैं और क्या कुछ प्लान्स हैं कंपनी के? हाँ, पूरा जो हमारा ऑब्जेक्ट्स प्राइमरी है वो कैपेक्स से जुड़ा हुआ है। तीनों प्लांट्स में इक्विपमेंट जा रहा है, लेकिन ज्यादातर जो हमारा नया प्लांट ऑलरेडी 4th प्लांट आपने जो मेंशन किया है वो काफी हद तक तैयार है अभी। हमारे इंटरनल अक्रूवल से हमने इन्वेस्टमेंट्स चालू था पिछले 1 साल में, जहाँ पे हम ईवी ट्रांसमिशंस फॉर ईवी बना रहे हैं। तो वैसा देखा जाए तो ऑब्जेक्ट्स टू द प्राइमरी जो सब कैपेक्स से जुड़ा हुआ है, उसके अलावा हम इंटरनल अक्रूवल्स में से भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट और कैपेक्स में पैसा डाल रहे हैं। तो सर, ये प्लांट पर कितना टोटल कैपेक्स है और इसका कितना पार्ट आईपीओ प्रोसीड का कितना पार्ट आप इस एक्सपेंशन में यूज करेंगे, एंड रेस्ट आप उसका थोड़ा ब्रेकअप बता दीजिए सर हमें।
हाँ, वो मुझे अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस द 3 प्लांट्स वो आरएचपी में मेंशन्ड है। ओके लेकिन ज्यादातर काफी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू कर्नाटका और अदर प्लांट इन शिवरे एंड एट ओके शिरवा। So ओके that is part of the RHP. सब across the plants each equipment जैसा identified है उसको distribute किया हुआ है। ओके जितेंद्र सर सर अपनी कंपनी का थोड़ा रेवेन्यू मिक्स बताएं कि लाइक व्हाट्स द डोमेस्टिक पोर्शन एंड डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एक्सपोर्ट्स की एक्सपोर्ट से कितना आ रहा है अभी? थैंक यू विवेक जी, दैट्स अ वेरी गुड एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे बिजनेस मॉडल की खासियत है। देखा जाए तो हमारा जो इतिहास रहा है, टिपिकली 25 to 40% एक्सपोर्ट्स हुआ करता था, और हम चंद कंपनियों में से थे जो भारत से साउथ ईस्ट एशिया और चाइना में एक्सपोर्ट करते थे पिछले 20 साल। तो पिछले 4-5 साल से हम रशिया में भी एंट्री कर चुके थे, मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो युद्ध अभी छेड़ा है वहाँ, बिल्कुल उससे सैंक्शंस आ गए, तो हमारा वो बिजनेस बंद हो गया है अभी। मगर उसमें से जो हमको सीख मिली थी कि, और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला था कि हम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स ओवरसीज मार्केट्स में डेवलप कर सकते हैं अगेंस्ट कंपटीशन फ्रॉम कोरिया, चाइना, यूरोप। ये जो सीख मिली है, मैं मानता हूं कि और एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला है, ये लेके हम हमारा जो ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन है वो जारी रखेंगे। आपने देखा होगा आरएचपी में कि हमारा जो मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो प्रोप्राइटरी नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स लेवल प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो कंपनी है इसका इतिहास तकरीबन 60 साल का है। मेरे पिताजी ने ये 64 में शुरू की थी, और ये एक भारत की एक पायनियरिंग कंपनी थी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। और जो 80s 90s में जो काफी लोकलाइजेशन, इंडिजनाइजेशन हुआ करता था, उसमें हमारी भागीदारी रहती थी। तो ये फाउंडेशन पे हम अभी आगे जा रहे हैं। तो इसकी जो बेसिक नींव या बुनियाद कह सकते हैं वो हम प्रिजर्व करके इस पे बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारे एक्सपोर्ट्स 25 to 40 वही प्रोपोर्शन में रहेंगे। पिछले 2-3 साल में जो कोविड काल था, उसमें भी हमने हमारे एफर्ट्स जारी रखे थे। हमने कोरिया में हमारा एक ऑफिस खोला है, जर्मनी में है, क्योंकि और टोयोटा इज वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कस्टमर्स। टोयोटा इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंपनीज। तो आई थिंक हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है विवेक, वो काफी हद तक मजबूत है, और ये जो हमको रिसोर्सेज मिलेंगे और जो विजिबिलिटी मिलेंगी यहाँ से जाने के लिए, तो मैं मानता हूँ कि ये हमको काफी आगे ले जाएंगे। जी सर, मैं इसी क्वेश्चन पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि लाइक यू जस्ट मेंशन द क्लाइंट टोयोटा इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट ऑफ योर्स। तो सर इसमें और कुछ क्लाइंट लिस्ट, बिकॉज मैं आपका देख रहा था कि डोमेस्टिक सेगमेंट में यू आर वन ऑफ द टॉप कंपनी, एंड इन पीवी स्पेस यू आर द लीडर। तो सर मैं थोड़ा सा इसके ब्रेकअप जानना चाहता था कि जो सीवी और पीवी में जो भी आपके क्लाइंट्स हैं उनका थोड़ा हमें ब्रेकअप। सो पैसेंजर व्हीकल्स में हमारा एक्चुअली प्रेजेंस ज्यादातर पैसेंजर साइड में है। मैं इसको थोड़े दूसरे शब्द में कहूंगा कि हम लाइट व्हीकल्स में हैं। अगर आप GVW ग्रोस व्हीकल वेट लें तो 6 to 8 टन के नीचे जो रेंज है उसमें हम ऑपरेट करते हैं। फिर उसका कमर्शियल एप्लीकेशन क्यों ना हो, मगर हिस्टोरिकली ज्यादातर पैसेंजर व्हीकल में है हम ग्लोबली।
तो यहाँ इंडिया में कस्टमर्स हैं टाटा, महिंद्रा, टोयोटा, फोर्स मोटर्स, एमजी। ओके। ओवरसीज हमारे जो erstwhile joint venture partner थे BorgWarner, through them we have done work with SsangYong, Hyundai, Ford, GM, right? We are working, अभी एक Audi का एप्लीकेशन भी चालू है। तो जोग्राफिक एंड अल्टीमेट कस्टमर डाइवर्सिटी हमारे पास है। ये जो इंडस्ट्री की कैरेक्टरिस्टिक है कि डेवलपमेंट होता है और एक निश्चित रूप से एक लाइफ साइकिल होता है। कभी कभी वो लाइफ साइकिल चेंज होने पे डाउनटर्न जैसे दिखता है, मगर देयर इज उसके पीछे एक पाइपलाइन होता है। तो आप देखेंगे तो पिछले 3 साल में काफी चैलेंजेस आए, है ना। पैंडेमिक था, वॉर हुआ, उसके बावजूद हमने ग्रोथ मेंटेन किया है। और ये हमारी जो स्ट्रैटेजी थी इसका फलस्वरूप है। जी। हिरेन सर, मैं थोड़ा सा और हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ कंपनी की। जब आपने कंपनी की शुरुआत की थी, क्या सोच थी कि हम क्या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? आज आप जो बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट की कितनी रीच है, किस तरह से आपके प्रोडक्ट को लिया जाता है? दो देयर आर सम पॉइंट्स की आप लीडर हैं, वन ऑफ द टॉप हैं अपने सेगमेंट में। क्या आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना मतलब यूज होता है एक पर्टिकुलर और ओईएम्स के लिए? हाँ, जरूर। तो अगर हिस्ट्री देखा जाए, तो इतिहास देखा जाए, तो आप पूरा 3 काल में देख सकते हैं, अप टू 91, 64 टू 91। ओके। वहाँ ज्यादातर हम कंपोनेंट्स बनाते थे अपने इंडियन ओईएम कस्टमर्स के लिए, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बाहर से लाई थी। तो उनको लोकलाइज करने में वो ज्यादातर हमारा वैल्यू प्रोपोजिशन था। लेकिन उससे फायदा ये मिला कि जो रिच एक्सपीरियंस था मैन्युफैक्चरिंग प्रिसीजन कंपोनेंट्स में, वो 91 में जब जितेन यूएस से वापस आए और मैं भी बिजनेस ज्वाइन किया उस टाइम, हमें लगा कि, और वही टाइम में लिबरलाइजेशन हो रहा था इंडिया में, सो हमें लगा कि अभी हमको कंपोनेंट से फुल सिस्टम्स लेवल विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमको ग्रेजुएट करना है। तो वी वर लुकिंग फॉर पार्टनर्स, और बोर्ग-वार्नर ने वो क्षमता हमें देखी। हम वी हैड द कोर कैपेसिटीज, कैपेबिलिटीज और मार्केट रीच भी था इंडिया में। तो थ्रू बोर्ग-वार्नर जॉइंट वेंचर हमने फर्स्ट टाइम इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसफर केसेस इंट्रोड्यूस किए। वो आइकॉनिक प्रोडक्ट्स थे। द फर्स्ट जनरेशन महिंद्रा स्कॉर्पियो और टाटा मोटर्स का जो फर्स्ट जनरेशन सफारी था, उस पे फर्स्ट टाइम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड ट्रांसफर केसेस मार्केट में लाए हम। और फिर 2016 में हमें लगा कि ये सिंगल प्रोडक्ट, और क्योंकि 4x4 सिस्टम्स ज्यादातर नीश मार्केट है, हमको ग्रोथ नहीं मिला था उतना। उसके कारण हमने जॉइंटली एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकाला। हमने उनके शेयर्स खरीदे और दिव्गी टॉप ट्रांसफर सिस्टम बना। और पिछले 5 साल में हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। इसके कारण अभी जैसा हम आरएचपी में देखते हैं, हमारे 4 प्रोडक्ट वर्टिकल्स है अभी। मैनुअल ट्रांसमिशंस, और 4x4 सिस्टम्स, ट्रांसमिशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और ऑटोमेटिक गियर बॉक्सेस। ज्यादातर अभी सेगमेंट्स भी अलग अलग हैं, जैसे कि ईवी इज ऑन प्रीमियम हैचबैक्स, और ऑटोमेटिक्स इज फॉर द फास्टेस्ट ग्रोइंग एसयूवी सेगमेंट। 4x4 तो फिलहाल लास्ट 2 इयर्स हमने देखा ही है, ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स महिंद्रा और टाटा के, और इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन इंडिया। सो हमें लगता है कि ये जो हमारा पिछले 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उसका हम फायदा जरूर ले सकते हैं। जी। जितेन सर, मैं थोड़ा सा ये आना चाहता हूँ कि ये जो आपके 3 प्लांट हैं,
इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी कितना चल रहा है, और जो नया प्लांट होगा वो कितना ऐड कर पाएगा आपकी टॉप लाइन में? या तो विवेक जी, हमारा जो पूना का मेन प्लांट है वो काफी हद तक अभी फुल कैपेसिटी में चल रहा है। सिरसी प्लांट में हमारा वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है, वहाँ हमको काफी हेडरूम है एक्सपैंड करने के लिए, तो मैं अबाउट 50% वहाँ है। और जो हमारा ब्रांड न्यू फैसिलिटी जो शिरवल पूना के पास जो है, वहाँ हम अभी वो खड़ा हो गया है और अगले 2-3 महीने में ऑपरेशन में जाएगा वो। तो वहाँ हम कंप्लीटली न्यू प्रोडक्ट लाइंस ला रहे हैं, जैसे ईवी ट्रांसमिशन, ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक, जिस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट पिछले 2 साल से चालू है हमारे कंपनी में। तो अभी जो कैपेसिटी हमने ऐड की है ईवी ट्रांसमिशंस के लिए, वो इट्स ऑलमोस्ट 1 लाख ट्रांसमिशंस पर ईयर, इतनी कैपेसिटी हमने इन्वेस्ट की है। और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इंडिया का ईवी पोटेंशियल क्या है। एक जरूरी बात कहनी थी कि ईवी में जो हम आ रहे हैं वो सिर्फ सिस्टम्स में नहीं, बट उसके इन एडिशन टू दैट कंपोनेंट्स भी हम ला रहे हैं। तो हमारा जो ईवी बिजनेस है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा और सिस्टम्स लेवल भी होगा। और हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है अगर हमको नए नए कस्टमर से जुड़ना है और रिलेशनशिप, स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। हर कोई कस्टमर के लिए सिस्टम्स प्रॉब्लम नहीं होता है, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स, तो हमको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। तो ये ध्यान में रख के हम हमारा स्ट्रैटेजी और बिजनेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो नया प्लांट है और शिरसी में जो कर्नाटका में जो कैपेसिटी है, कुल मिला के हमारा अभी पोजीशनिंग है वो हमें लगता है सही है। Okay, perfect, sir. Hiren sir, now I'll just come to the capital structure again. I mean, जो कंपनी की बैलेंस शीट पर मैं थोड़ा आना चाहता हूँ एग्जैक्टली। सर, कंपनी पर कुछ डेट है क्या? और इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कितना प्रोपोजिशन है, अगर डेट है तो कुछ? या विवेक जी, राइट नाउ वी आर अ डेट फ्री कंपनी। ओके, परफेक्ट। एंड वी बिलीव दैट ये जो हमारी पोजीशनिंग है, इट वी आर लिविंग इन अनसर्टेन टाइम्स, और इस हालात में क्विकली रिस्पॉन्ड करने की क्षमता क्रिटिकल है। तो इसलिए बाय बीइंग डेट फ्री, आई थिंक हमको अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है मार्केट में, मिसाल के तौर पे एक्विजिशन, अगर अपॉर्चुनिटी आ गई, तो हमारा बैलेंस शीट स्ट्रांग है और हम क्विकली रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। और यू वुड अग्री दैट इन ये जो काल है इसमें स्पीड और एजिलिटी की बहुत जरूरत है। और स्पीड और एजिलिटी तभी आएगी जब आपका ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस होगा और आपका फाइनेंस स्ट्रैटेजी भी तैयार है। तो ये हम एक्सपीरियंस से जान चुके हैं, और इसीलिए ऐसे पोजीशन किया है हमने। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। सर, मैं आपके फाइनेंशियल्स भी देख रहा था, FY21 से FY22 में एक अच्छा जंप दिखाई दिया, प्रॉफिट में भी, टॉप लाइन में भी। एंड वेरी फ्यू कंपनीज आर देयर जिनके की जो टॉप लाइन से जो बॉटम लाइन का जो हम कंपोनेंट देखते हैं, दैट इज फैंटास्टिक एक्चुअली। कि 238 करोड़ के आई थिंक रेवेन्यू पर आपका 46 करोड़ का, 234 करोड़ के रेवेन्यू पर आपका 46 करोड़ का प्रॉफिट रहा ऑलमोस्ट लास्ट ईयर। तो if I'm wrong, sir, please correct me in this data because I just read some data. तो सर, ये जो ग्रोथ देखने के लिए मिली है, इसका प्राइमरी रीजन क्या था? कि आपने कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा किया या अचानक से कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटी थी, उनका एक रब ऑफ इम्पैक्ट था? हाँ विवेक जी, थैंक यू। इट्स एन एक्सीलेंट क्वेश्चन, क्योंकि मुझे एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है थ्रू दिस क्वेश्चन ये एड्रेस करने का, सो थैंक यू वेरी मच। आई वुड से कि एक पहला नंबर मैं दूंगा कि इन द वे इंडिया रिस्पॉन्डेड राइट आफ्टर कोविड,
जरूर इसका एक बहुत ही बड़ा हाथ है। अगर इंडिया एज अ कंट्री और हमारा मार्केट नहीं आता, बाउंस बैक करता, तो ये सब कैसे होता। तो ये पहली चीज है। दूसरी, मैं कहूंगा कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो टैलेंट मैनेजमेंट टीम है, वो बहुत पैशनेट, डेडिकेटेड है। और हमारे जो रिलेशनशिप्स है कस्टमर के साथ, वो बहुत लॉन्ग डीप है, एंड वी वर्क एज वन टीम। तो ये जो नए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स बहुत टाटा और महिंद्रा जो काम कर रहे थे, इन पे काम करने का हमको बहुत प्रिविलेज्ड एक अपॉर्चुनिटी मिला। जो हमारा बैकग्राउंड था, उससे हम एक काफी प्रोडक्ट डेवलपमेंट अश्योरेंस लाया था कस्टमर्स के लिए, और उन्होंने ये कॉन्फिडेंस दिखाया हम पे। तो ये सब कहते हैं ना, एक शब्द प्रयोग करो तो एक परफेक्ट स्टॉर्म, लाइक परफेक्ट कॉन्फ्लुएंस ऑफ इवेंट्स आ गया। इसमें मैं कहूंगा कि हमने जो मॉडर्नाइजेशन किया था मैन्युफैक्चरिंग का, विवेक जी, उसका बहुत फायदा मिला, क्योंकि मार्केट ने जो उछाल दिखाई, वो हम केटर नहीं कर पाते थे अगर हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी उसके साथ हम सस्टेन नहीं कर पाते। तो हमारे आरएचपी में हमने जो कस्टमर अप्रिसिएशन अवार्ड्स मिले हैं, उसका भी उल्लेख किया है। तो ऑल दिस पॉइंट्स टू सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, मगर टेक्निकल एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन में भी हम, मुझे लगता है, अग्रगण्य रहे हैं इसमें। तो ये सब मिला के has been part of the success story. बिल्कुल। हिरेन सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर। सर, globally people are talking about the recession and you have just mentioned कि आपका एक्सपोर्ट मिक्स भी है। So how do you see कि आपकी जो नई कैपेसिटीज आएंगी, उनसे एक्सपोर्ट मार्केट को कितना ग्रो कर पाएंगे आप? दूसरा, कि जो भी आपका भी रेवेन्यू आता है, उसमें कुछ करेंसी हेज भी करते हैं आप क्या? वेल, क्वेश्चन का जो पहला भाग है कि ग्लोबल रिसेशन के साथ में और दो ट्रेंड्स चल रहे हैं। फर्स्ट इज डिसरप्शन ड्यू टू इलेक्ट्रिफिकेशन, और जो ग्लोबल सप्लाई चेन का रीऑर्गेनाइजेशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ चाइना +1, ये जो बात करते हैं इन रीऑर्गेनाइजिंग द सप्लाई चेन्स। तो हाँ, उसके कारण ऐसा ग्लोबली देखा तो काफी चैलेंजेस है, लेकिन हमें लगता है कि जो इंडिया से हमारे जैसे कंपनीज हैं और हमारे जो पीयर्स हैं ऑटोमोटिव टियर 1 सप्लाई चेन में, उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि जो हाई कॉस्ट कंट्रीज में जो कैपेसिटीज, जो वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, उनको वो कॉस्ट सस्टेन करना बहुत महंगा पड़ रहा है, और वो उसके साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रांजिशन भी हो रहा है। तो इसमें हम और उनका स्केल इतना बड़ा है कि हमको हमारे लिए तो वो ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी रह जाता है। सो इन डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, हमें लगता है कि सोर्सिंग आउट ऑफ इंडिया इज फॉर ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इज अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी गोइंग फॉरवर्ड, जनरल ट्रेंड में अगर देखा जाए तो। और इंडिया का भी मार्केट काफी रोबस्ट लग रहा है अभी। सो हमें लगता है कि हमारा जो एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक जो शेयर है हमारा टोटल टॉप, वो हम जो हिस्टोरिकली रहा है 30% 70%, वो हम मेंटेन कर पाएंगे। बिल्कुल, परफेक्ट सर। Thank you very much, Jinpran, for your precious time, sir, and many congratulations for your new journey. And we hope कि आपका IPO बहुत अच्छे से सब्सक्राइब हो और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, फ्रेश इक्विटी आ रही है। सो वी आर होपफुल कि इस कमजोर सेंटीमेंट वाले मार्केट में आपकी मजबूत लिस्टिंग हो। थैंक यू वेरी मच फॉर Thank you for kind words, Vivek. I appreciate it, and thank you for this opportunity. Thank you, Ji. Our pleasure, sir.